हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द परसिस्टेंट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग यूपीएसआई मैथ्स के टॉप 50 क्वेश्चंस देखने वाले हैं। इन क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट अपने एग्जाम में ज़रूर रिपीट होंगे, तो ऐसे क्वेश्चंस को करके ज़रूर जाना है। एक भी क्वेश्चंस को आपको मिस नहीं करना है। इन क्वेश्चंस को आपको बार बार देखना है और इन कॉन्सेप्ट से आने की प्रबल संभावना है अपने एग्जाम में, तो एक भी क्वेश्चंस नहीं छोड़ना है। और इस वीडियो में जो क्वेश्चंस कराए गए हैं इनकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल द परसिस्टेंट ऑफिशियल पर अपलोड कर दी गई है, जहां से डाउनलोड करके आप लोग अपने आप से भी क्वेश्चंस को करने का ट्राई कर सकते हैं। उस टेलीग्राम की लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे दी हुई है। इस वीडियो के किसी भी क्वेश्चन में आप लोगों को कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या तो हमारा एक डिस्कशन ग्रुप है द परसिस्टेंट ऑफिशियल का, उस पर जुड़कर आप लोग अपना इशू बता सकते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। एलिमिनेशन शब्द के सभी अक्षरों को कितने तरीके से पुनः व्यवस्थित किया जा सकता है ताकि दिए गए शब्द में सभी व्यंजक हमेशा एक साथ हों। तो पहले हम लोग शब्द देखते हैं क्या लिखा है। ELIMINATION। अब इसमें कॉन्सोनेंट कितने हैं, कॉन्सोनेंट चेक करते हैं कितने हैं। एल आ गया अपना, एम आ गया, एन आ गया और फिर टी आ गया और एन आ गया। ये तो अपने कॉन्सोनेंट हो गए हैं। वाबल कितने हैं, ई हो गया, आई हो गया और फिर आई हो गया, फिर ए हो गया और फिर आई हो गया और फिर ओ हो गया। तो अपने वावेल कितने आ गए, 6। कॉन्सोनेंट कितने आ गए, 1। कॉन्सोनेंट को हमेशा अपने एक साथ रखना है और वावेल का इंटरचेंज करके हमें शब्द बनाना है। तो वावेल कितने हो गए, 6। कॉन्सोनेंट को अगर एक साथ रखना है तो हम इसको एक अक्षर मान लें। तो टोटल कितने प्रकार से इतने को रखा जा सकता है, फैक्टोरियल 7 प्रकार से। फिर फैक्टोरियल 7 प्रकार से तो इतने को रख सकते हैं। अब लेकिन जो अपने कॉन्सोनेंट हैं ये भी तो आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, पहले एल आ जाए या फिर पहले एन आ जाए या पहले टी आ जाए, ऐसे करके ये भी इंटरचेंज कर सकते हैं। और ये 5 है तो कितने प्रकार से लिखे जा सकते हैं इनको, फैक्टोरियल 5 प्रकार से। अपान पे अब हमें रिपीटेशन देखना है कि कौन किसी अगर अक्षर का कोई रिपीटेशन हो रहा है तो उससे उसको डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे एन का रिपीटेशन हो रहा है तो फैक्टोरियल एन के 2 हैं तो फैक्टोरियल 2 से इसको डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे चेक करते हैं, यहाँ पे आई के 3 है, आई के 1 2 3 है तो इसको फैक्टोरियल 3 से डिवाइड कर देते हैं। अब अपनी वैल्यू आएगी, इसको सॉल्व करते हैं। फैक्टोरियल 7 को क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 और बचेगा फैक्टोरियल 2, वो नीचे फैक्टोरियल 2 से कट जाएगा। फिर फैक्टोरियल 5 को देखते हैं, 5 4 और 3 तो फैक्टोरियल 3 लिखा रहेगा तो फैक्टोरियल 3 नीचे से कट जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, 5 चौको 20, 5 चौको 20 आ गया 400 और 36 18, 18 सत्ते 126 गुणे 400। गुणा करते हैं, 0 0 4 छंग 24, 2 हासिल, 12 चौक 48, 2 50, 50,400 ऐसे शब्द बन सकते हैं। बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड नंबर। एक दुकानदार चावल की कीमत को लागत मूल्य से 20% ऊपर अंकित करता है और ग्राहक को 15% की छूट देता है। इसके अलावा बिक्री के समय वह 1 किलोग्राम के बजाय 850 ग्राम के बाट का उपयोग करता है। इस लेन देन में उसका समग्र लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो हम लोग ऐसे क्वेश्चंस को एक फिक्स्ड पैटर्न एम पी बाई सी पी इंटू फ्रैक्शन बराबर एस पी बाई सी पी से करते हैं, या तो अगर 2 फ्रैक्शंस हैं तो F1 इंटू F2 लिख लेते हैं बराबर एस पी अपान सी पी से करते हैं। अब हम लोग देखते हैं एम पी अपान सी पी की वैल्यू क्या है, 20% ऊपर अंकित करता है। अगर सी पी उसका 5 है तो एम पी 6 है और ग्राहक को 15% की छूट देता है। 15% की छूट देता है मतलब 85% पे वह बेच रहा है तो 85/100 उसकी पहली फ्रैक्शन वर्क कर जाएगी। अब चीटिंग क्या कर रहा है, उसके अलावा बिक्री के समय वह 1 किलोग्राम के बजाय 850 ग्राम के बाट का उपयोग करता है। मतलब वह 1000 ग्राम के रुपए ले रहा है लेकिन एक्चुअल में ग्राहक को दे कितना रहा है, 850 ग्राम। यह इक्वल हो जाएगा एस पी अपॉन सी पी के। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, 0 और ये 0 3 0 ऊपर से कैंसिल हो जाएंगे, 85 से 85 कैंसिल हो जाएगा। एस पी अपॉन सी पी बराबर आ गया 6/5। मतलब कि 1 यूनिट का प्रॉफिट हुआ है, 5 सी पी है उसका इंटू 100, वैल्यू आ गई 20%। 20% अपना बी करेक्ट हो गया, सेकंड का बी। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड नंबर।
एक निश्चित राशि में से एक तिहाई हिस्सा 3% पर, एक छठवां हिस्सा 6% पर और शेष 8% पर निवेश किया गया। यदि इन सभी निवेशों से 3 वर्षों में मिलने वाला ब्याज 600 रुपये है तो मूल राशि का हमें पता लगाना है। ठीक है, तो अगर पहले एक तिहाई है 1/3 है और फिर एक छठा हिस्सा 1/6 हिस्सा है, तो 6 और 3 का एलसीएम अगर हम लोगों ने 6 मान लिया, उसके पास टोटल राशि रही होगी 6 यूनिट। अब हम इसमें हम लोगों ने 6 यूनिट उसकी राशि मान ली, तो अब बोला एक तिहाई हिस्सा 3% पर, इसका एक तिहाई करेंगे 1/3, कितना आएगा 2। इसको कितने पर निवेश कर रहा है 3% पर प्लस 3% पर। फिर क्या है, एक छठा हिस्सा मतलब 1, और इसको कितने पर 6% पर प्लस 6%। फिर आगे क्या बोला है, बाकी शेष का, तो शेष कितना बचा 2 1 3, 6 में 3 घटाएंगे 3, और शेष पे 8% पे निवेश कर रहा है। अब क्या बोला, यदि इन सभी निवेशों से 3 वर्षों में मिलने वाला ब्याज 600 रुपये है। अगर 3 वर्षों में 600 रुपये है तो एक वर्ष में कितना होगा 200 रुपये। अब हम परसेंटेज पे हम लोग चेक कर लेते हैं कि एक्चुअल में परसेंटेज में कितना आया है। तो 3 दूना 6% यहाँ से आ गया और 6% यहाँ से आ गया और अतिरिक्त 24% यहाँ से आ गया। तो 24 36 36% आया ब्याज। 36% आया तो पूरे यूनिट पे 36% आया, तो एक यूनिट पे हम लोग निकाल लें, अपॉन पे 6 कर दिया, तो वैल्यू कितनी आ गई 6%। अब 6% की वैल्यू कितनी है 200 रुपये। तो हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है मूल राशि निकालना है, हमें 100% की वैल्यू निकालनी है। 6% की वैल्यू 200 है तो हमें 100% की वैल्यू निकालनी है। तो जो पूछा गया ऊपर बताया गया नीचे इंटू वैल्यू, वैल्यू आएगी कितनी 6×18 3 3 3 3.3 रुपये। करेक्ट आंसर अपना ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 4th नंबर। उस अनुपात को ज्ञात करें जिसमें 192 रुपये प्रति किलोग्राम कीमत वाली मिश्रण को 150 रुपये प्रति किलो कीमत वाली मिश्रण के साथ इस तरह मिलाया जाए ताकि जब अंतिम मिश्रण को 194 रुपये 40 पैसे प्रति किग्रा पर बेचा जाए तो 20% का मुनाफा हो। तो जब 194 रुपये 40 पैसे पर हम बेच रहे हैं तब 20% का मुनाफा हो रहा है। हम लोग इसमें एलिगेशन लगाने का ट्राई करेंगे। तो 194 रुपये 40 पैसे अगर 20% मुनाफे के बाद बेचने पर है, तो अगर उसका SP5 अगर उसका CP5 रहा होगा तो SP6 रहा होगा। क्यों? क्योंकि उसे 20% का प्रॉफिट हो रहा है। तो 6 यूनिट की वैल्यू 194 रुपये 40 पैसे दी है, तो 5 यूनिट की हम लोग वैल्यू निकाल लें। 6 से इसको भाग देंगे, वैल्यू आएगी, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6×18 और 6×2 12, 6×4 24, 32.4 रुपये आएगी। तो जब 5 यूनिट की वैल्यू इसकी निकालेंगे तो 150 और 24×5 120, 162 रुपये आ जाएगी। अब हम लोग एलिगेशन लगा सकते हैं। अब हम लोग उनके सीपी पर पहुंच चुके हैं, एसपी पर हम लोग एलिगेशन नहीं लगा सकते हैं। एलिगेशन लगाने के लिए हमें क्या चाहिए, उसकी एक पहले इंडिविजुअल मिश्रण की कीमत चाहिए, दूसरे इंडिविजुअल मिश्रण की कीमत चाहिए और टोटल मिश्रण की कीमत चाहिए, ना कि उसके सीपी के अलावा एसपी की वैल्यू चाहिए। हमें तो सीपी की वैल्यू चाहिए, तो हम लोग सीपी निकाल लिए 162। अब हम लोग इसमें एलिगेशन लगाते हैं। 192 पहले का था, 150 दूसरे का था और 162 उनका मिश्रित करके वैल्यू थी उनकी। तो 192 में 162 घटाएंगे, वैल्यू आएगी 30 और 162 में 150 घटाएंगे, वैल्यू आएगी 12। तो 12 और 30 मतलब 4, अगर 6 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2:5 के अनुपात में उनको मिश्रित करना पड़ेगा। 4 का ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर। एक बोतल में 40 लीटर शुद्ध शराब है जिसमें से 25% निकाल ली जाती है और फिर उसे पानी की उतनी ही मात्रा के साथ बदल दिया जाता है। इस प्रक्रिया को एक बार फिर से दोहराया जाता है। अंतिम मिश्रण में शराब का लगभग कितना प्रतिशत मौजूद है। तो अगर परसेंटेज में हमसे पूछा तो यहाँ पे 40 लीटर शुद्ध शराब है, तो हमें 40 लीटर वैल्यू लिखने की जरूरत ही नहीं। केवल हम इससे देखें शुद्ध शराब है तो मतलब 100% प्योरिटी की शराब है पहले। अब उसमें हो क्या रहा है, पहले क्या बोला कि 25% निकाल ली जाती है और फिर उसे पानी से मिश्रित कर दिया जाता है। अगर 25% निकाली जा रही है, टोटल वैल्यू 100 है, तो मतलब 1/4 निकाली जा रही है और बच कितनी रही है 3/4।
तो 100% का 3/4 पहले बार में बचा है। फिर क्या हो रहा है, मात्रा के साथ बदल दिया जाता है, इस प्रक्रिया को एक बार फिर से दोहराया जाता है। अब इस प्रक्रिया को एक बार और दोहराना है, मतलब 25% फिर से निकालेंगे पूरे से, तो फिर से 3/4 फ्रैक्शन वर्क करेगी। तो एक्चुअल में आया कितना, 900%/16 आएगी। कितनी वैल्यू, 16 16 50 80 और 16 छक्का 96, लगभग 56% के अराउंड उसकी शराब बचेगी परसेंटेज में, शुद्धता में। बी अपना करेक्ट हो जाएगा, 5 का बी। नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर। एक राशि को जब वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर निवेश किया जाता है तो 2 साल बाद परिपक्व होने पर निवेशित राशि का 1.21 गुना हो जाती है। वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर हमें निकालनी है। तो हम लोग ऐसे क्वेश्चंस बड़ी आसानी से करना आप लोगों को सिखा चुके हैं। क्या बोला है, 1.21 गुना हो जाती है। अगर एक रहा होगा कुछ, कोई उसकी कीमत अगर एक रही होगी तो 1.21 हो गई है। तो अगर दशमलव हटाएंगे वैल्यू आएगी 0। ये 2 वर्षों की बात हुई है, 2 वर्षों में परिपक्वता की बात हो रही है। तो 2 वर्षों में अगर है तो पहले हम लोग इसका स्क्वायर बनाने का ट्राई करें। तो 11/10 का यह होल स्क्वायर लिखा हुआ है। तो अब 2 वर्षों की बात हो गई अपनी, तो मतलब क्या वैल्यू हो रही है, 10 से 11 हो रही है। तो परसेंटेज में निकालना है, तो 1 यूनिट का इंक्रीमेंट हो रहा है कितने से, 10 से इंटू 100, वैल्यू आ गई 10%। अपना करेक्ट ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 7 नंबर। एक रसायन कंपनी में 2 प्रकार की मिश्र धातु हैं, उनमें जस्ता और एल्यूमिनियम क्रमशः 7:22 और 21:37 के अनुपात में है। तो जस्ता और एल्यूमिनियम किस अनुपात में है, 7 और 22 के अनुपात में है। और दूसरे में क्या है, 21 और 37 के अनुपात में है। फिर क्वेश्चन ने क्या बोला है, इन मिश्र धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि एक नई मिश्र धातु बने जिसमें जस्ता और एल्यूमिनियम का अनुपात 25:62 हो। जो हमें फाइनल चाहिए रिजल्टेंट, उस पर 25 और 62 का अनुपात चाहिए। तो हम लोग पहले इनका योग करते हैं, कितना आएगा, ये पहले वाले मिश्रण का 22 7 29 आ गया, दूसरे वाले कितना आ गया, 58 आ गया, और तीसरे वाले कितना आ गया, 5 2 7 और 6 2 8 87 आ गया। अगर इनको कैंसिल करें तो 1 2 और 3 के रेशियो में है, लेकिन हमें तो इनकी वैल्यू इक्वल करनी है। अगर वैल्यू इक्वल करनी है इनकी, तो यहाँ पे 6 का मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर दें रेशियो में, तो अपनी वैल्यू इक्वल हो जाएगी। तो 6 का मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर वाले से कितना आ जाएगा। अब हम लोग एलिगेशन इसमें लगाएंगे, एलिगेशन। तो या तो हम इस वाले पे मल्टीप्लाई करके लगा लें या तो इस वाले पे मल्टीप्लाई करके लगा लें। तो अगर पहले वाले पे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 6 42 आ गया, और 3 से जब 21 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 63 आएगा। और जब 2 से 25 का मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू आएगी 50। तो 63 में 50 घटाएंगे 13 आ गया, और 42 में 50 में 42 घटाएंगे वैल्यू आएगी 8। तो 13:8 में हमें उनको मिश्रित करना पड़ेगा। डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इन क्वेश्चंस को ऐसे डील करते हैं, या तो आप लोग डायरेक्ट एलिगेशन लगा सकते हैं, 7 जैसे कैसे लगा सकते हैं, 7/29 21/58 और मिश्रित वाले का 25/87। या तो आप ऐसे एलिगेशन लगा के निकाल सकते हैं, वहाँ पे बटे पे चला जाता है, इस वजह से हम लोग प्रेफर करते हैं इस तरह का तरीका। नेक्स्ट देखते हैं 8 नंबर। 6 8 और 12 का चौथा अनुपात क्या है। तो फोर्थ रेशियो हमें चाहिए होता है, तो हम लोग कैसे निकालते हैं, 6/8 बराबर 12 और चौथे अनुपात को अगर x मान लें तो 6 से यहाँ 2 आ गया, x की वैल्यू आ गई 16। तो फोर्थ रेशियो हम लोग ऐसे निकालते हैं इनका। नेक्स्ट देखते हैं 9 नंबर। मेरे पास 5 2 और 1 मूल्य वर्ग के 3 2 और 1 के अनुपात में है। अगर मेरे पास 120 की कुल राशि है तो मेरे पास 5 के कितने सिक्के हैं, ये पूछा है। तो हम लोग ऐसे क्वेश्चंस कैसे करते हैं, प्राइस पहले लिखते हैं, 5 2 और 1 के हैं। प्राइस की वैल्यू कितनी है, 5 रुपए के, 2 रुपए के और 1 रुपए के हैं। क्वांटिटी किस रेशियो पे है, 3 2 और 1 के, तो हम इसको 3x, इसको 2x और इसको x मान लें। तो हम लोग अगर वैल्यू निकालेंगे तो वैल्यू बराबर क्या होता है, प्राइस इंटू क्वांटिटी। मतलब वैल्यू यहाँ से 15x निकलेगी, यहाँ से 4x निकलेगी और यहाँ से x निकलेगी। तो टोटल वैल्यू कितनी आ गई, 15 4 19 और 1 20x। और लेकिन क्वेश्चन में कितनी है, 120 है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 6। x की वैल्यू 6 हमें मालूम चल गई। तो पूछा कितने सिक्के की है, 5 रुपए के सिक्के, 5 रुपए के सिक्के, 3x क्वांटिटी है। तो 3x की वैल्यू 6, वैल्यू आ गई 18।
18 सिक्के हैं हमारे 5 के। डी अपना करेक्ट आंसर आ गया। 10 नंबर देखते हैं। यदि ए बी सी 3:9 और सी ए प्लस बी 10:14 है तो बी ए प्लस सी की वैल्यू निकालनी है। तो पहले हम लोग देखते हैं ए बी प्लस सी की कितनी वैल्यू है। बी प्लस सी की वैल्यू है 3:9 और सी ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है 10:14। तो अगर इसमें भी 3 ए बी सी हैं, इसमें भी 3 ही ए बी सी हैं, तो और यहाँ पे वैल्यू 12 आ रही है और यहाँ पे वैल्यू 24 आ रही है, तो हमें जब तीनों ए बी सी हैं, इसके अलावा कोई व्यंजक नहीं है इसमें, तो हम लोग पहले इनकी वैल्यू को इक्वल कर ले रहे हैं। जो 12 और 24 आया इसको इक्वल बना लेते हैं। तो अगर यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर दें यहाँ पे 1 का, तो अपनी वैल्यू इक्वल हो जाएगी। तो ए बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी अनुपात में। अगर 2 का मल्टीप्लाई करें यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 18। और जब सी ए प्लस बी का चेक करेंगे तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 14। अब यहाँ से ए की वैल्यू हमें 6 मालूम चल गई, सी की वैल्यू 10 मालूम चल गई और बी की वैल्यू कितनी आ गई 8। इस वाले से चेक कर सकते हैं, इस वाले से चेक कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा है, बी अनुपाते ए प्लस सी, बी बाई ए प्लस सी हमें चाहिए। बी की वैल्यू कितनी है 8 है, ए की वैल्यू 6 है, सी की वैल्यू 10 है। तो 8/16 मतलब 1/2। करेक्ट आंसर अपना सी आ गया। नेक्स्ट देखते हैं 11 नंबर। एक घोल में पेट्रोल और मिट्टी का तेल 3:5 के अनुपात में शामिल है। 5:3 का अनुपात बनाने के लिए घोल के 16 लीटर को पेट्रोल के साथ बदल दिया जाता है। ठीक है, तो घोल में मिट्टी के तेल की मूल मात्रा हमें निकालनी है। अब ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं, पहले क्या रेशियो था, पेट्रोल और मिट्टी के तेल का रेशियो कितने का था 3:5 का था। तो अगर पेट्रोल और मिट्टी के तेल का अनुपात 3:5 था और हमें निकाल के किससे बदलना है, पेट्रोल के साथ बदल दिया जाता है, मतलब मिट्टी के तेल पे हम लोग वर्क कर सकते हैं। तो मिट्टी का तेल अपना यहाँ से कितना है 5 यूनिट है। अगर इसको 3x इसको 5x मान लें तो 5x है और टोटल कितना है 8x है। पेट्रोल को मिलाकर मिट्टी के तेल और पेट्रोल को मिलाकर टोटल कितना हो गया 8x और मिट्टी का तेल 5x। अब आगे चलते हैं। अब 8x अपना टोटल है, इससे निकाला कितना है 16 लीटर। अब इसमें 16 लीटर फिर से डाल दिया है तो 8x माइनस 16 था और इसमें 16 लीटर फिर से डाल दिया। अब एक्चुअल वैल्यू हो क्या गई है मिट्टी के तेल और टोटल की, मिट्टी के तेल और टोटल की 5:3 हुई है, लेकिन मिट्टी का तेल 3 था तो 3 ऊपर आ गया और नीचे कितना आ गया टोटल 8। अब इस रेशियो में हो गए हैं, तो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से ये कैंसिल हो गया, 8 से 8 कैंसिल हो गया, x से x कैंसिल हो गया। तो यहाँ से आ गया 40x माइनस 80 बराबर 24x। तो 16x बराबर आ गया 80, तो x बराबर आ गया 5, x बराबर 5 आ गया। अब हमसे क्वेश्चन ने क्या पूछा है, मिट्टी के तेल की मूल मात्रा निकालनी। मिट्टी के तेल की मूल मात्रा कितनी थी 5x, x की वैल्यू हम लोग इस पे पुट कर दें, वैल्यू आ जाएगी 25। करेक्ट आंसर अपना डी हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 12 नंबर। वह छोटी छोटी संख्या बताएं जिसे 14 से विभाजित करने पर शेष 4, 24 से विभाजित करने पर शेष 14 और 34 से विभाजित करने पर शेष 24 बचता है। तो पहले हम लोग ये चेक करें कि एक्चुअल में सब में कितना बच रहा है। जैसे 14 में 4 घटाएंगे वैल्यू आएगी 10, और जब 24 में 14 घटाएंगे फिर वैल्यू आएगी 10, और जब 34 में 24 घटाएंगे वैल्यू आएगी 10। अब हमें ये मालूम चल गया कि इनका अंतर 10 का है, जितने से भाग दे रहे हैं और जितना उनका रिमाइंडर आ रहा है उसका अंतर 10 का है। तो हम लोग संख्याओं का 14, 24 और 34 का एलसीएम निकाल लें। कितना आएगा 7 दूनी 14, यहाँ से इतना आ जाएगा और फिर 3 का मल्टीप्लायर आ जाएगा और 3 24, यहाँ से 4 का मल्टीप्लायर आ जाएगा, 2 ऊपर चला गया, और यहाँ से फिर 17 का मल्टीप्लायर आ जाएगा। तो इसको गुणा करते हैं, यहाँ से आ जाएगा 168 × 17। अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ से 6 आ गया और यहाँ से 5 आ गया और 17 और 11 28 आ गया, 2856 आ गया। अब 2856 तो इनका एलसीएम से वह छोटी छोटी संख्या हमें मालूम चल गई, बट अब हर स्थिति में 10 बच रहा था जब उनका अंतर हम लोग निकाल रहे थे, जो संख्या से भाग दे रहे थे, और जितना शेष बच रहा था उनका अंतर 10 आ रहा था। हम इसमें 10 घटा देते हैं,
वैल्यू कितनी आएगी 2846। 2846 अपना सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 13 नंबर। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त उनके महत्तम समापवर्त का 25 गुना है। यदि दो संख्याओं का गुणनफल 16,900 है तो उनका लघुत्तम समापवर्त क्या है? तो इसका फार्मूला क्या होता है? फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। एच बराबर अगर एक्स मान लें तो एल बराबर 25x है, और फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर की वैल्यू क्वेश्चन ने 16,900 दी है, तो 16,900 बराबर एल इंटू एच की वैल्यू हम लोग रखें एक्स इंटू 25x, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 169,000 अपॉन 25, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा 130/5। एक्स बराबर कितना आ गया 5 दूनी 10 5 छक्का 20, एक्स बराबर 26 आ गया। तो पूछा क्या उनका लघुत्तम समापवर्त। लघुत्तम समापवर्त कितना था 25x। इसकी वैल्यू हम निकाल लें, 25x की वैल्यू 26 पुट करेंगे, आ जाएगी वैल्यू 25 अंका 150, 25 दूनी 50, 650। बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर देखते हैं। 10, 18, 14 और 26 से क्या घटाया जाना चाहिए ताकि परिणामी संख्याएं अनुपातिक हो जाएं? तो ऐसे क्वेश्चन भी हम लोग डील करते हैं, चाहे उसमें 10, 18, 14 और 26 में क्या घटाना चाहिए पूछा है, या उसमें ये पूछ लेता क्या जोड़ना चाहिए। हमें जो तरीका हम लोगों ने आपको सिखाया अनुपातिक बनाने का, हमेशा उसी से करते हैं। तो 10/18 यहाँ पे लिख लिया, 14/26 यहाँ पे लिख लिया। अब 14 में 10 घटाएंगे वैल्यू आएगी 4, और 26 में 18 घटाएंगे वैल्यू आएगी 8। ये किस रेशियो पे है 1:2 पे। यहाँ पे कितने का गैप है 8 का गैप है, तो हम लोग यहाँ पे भी 8 का गैप बना लें, तो ऊपर नीचे 8 का मल्टीप्लाई कर दें, वैल्यू आएगी 8/16। अब हम लोग चेक कर सकते हैं 10 में 8 घटाएंगे वैल्यू कितनी आएगी 2, और 18 में 16 घटाएंगे वैल्यू कितनी आएगी 2। तो हमें ये मालूम चल गया कि 2 उससे घटाना पड़ेगा। डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 15 नंबर। एक स्कूल में मैकेनिकल विभाग के A1, A2 और B1 अनुभाग में छात्रों की संख्या क्रमशः 72, 96 और 144 है। A1 पे कितने हैं 72 हैं, A2 पे कितने हैं 96 और B1 पे 144 हैं। अब हमसे क्वेश्चन ने क्या बोला, प्रत्येक कक्षा में छात्रों की संख्या बहुत ज़्यादा होने के कारण प्रधानाचार्य कमरों की संख्या बढ़ाना चाहते हैं। कमरे की कितनी न्यूनतम संख्या आवश्यक होगी यदि हर कमरे में बैठे हुए छात्रों की संख्या समान हो और प्रत्येक कमरे में केवल एक ही अनुभाग के छात्र होने चाहिए। तो इनका पहले हम लोग एचसीएफ निकाल लेते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो कितना आएगा 24 त्रिका 72, 24 चौको 96, 24 संख्या मतलब 24 आ गया। तो हमें ये मालूम चल गया कि 24 विद्यार्थी हर कमरे में बैठेंगे। तो अगर ये पूछता कि विद्यार्थी कितने बैठेंगे तो 24 अपना करेक्ट आंसर आ जाता। बट उसने पूछा है कि कमरों की न्यूनतम संख्या निकालनी है, तो पहले हम लोग A1 अनुभाग में चेक करें कितने कमरों की संख्या चाहिए होगी 72/24, 3 चाहिए होगी। A2 पे कितने चाहिए होगी 96/24, 4, और B1 पे 144/24 मतलब 6। तो टोटल कितने कमरों की संख्या की आवश्यकता होगी 6, 4 और 3, 6, 4, 10, 3, 13। अपना करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 16 नंबर। यदि कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है तब वह 9 गुनी कितने वर्षों में होगी। तो हम लोगों को सीआई पे हमने आपको बताया है कि ईयर जो होते हैं ईयर वे एपी में चलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे, और जो अपनी राशि होती है अमाउंट होता है वो जीपी पे चलता है। तो क्वेश्चन ने क्या बोला है कि 3 वर्ष में 3 गुनी, 3 ईयर में 3 टाइम हो जाती है, 3 टाइम हो जाती है। तो पूछा है 9 टाइम कब होगी, मतलब 3 का स्क्वायर कब होगी। तो ये अपना जीपी पे गया तो इधर अपना एपी पे होना चाहिए, तो 3 × 2 कर देते हैं। वैल्यू कितनी आ गई 6 ईयर। 6 ईयर में वह राशि 9 गुनी हो जाएगी। सी अपना करेक्ट आंसर आ गया। नेक्स्ट देखते हैं 17 नंबर। 23.234344 को सबसे छोटे रूप से भिन्नात्मक में परिवर्तित करें और पता लगाएं कि अंश हर से कितना अधिक। तो हम लोग भी इसको जैसे अभी तक बेसिक पैटर्न से सॉल्व कर रहे थे वैसे ही सॉल्व करते हैं। 23 और पॉइंट लगा है, यहाँ पे प्लस हम लोग लिख सकते हैं, और यहाँ पे 0.234 और के ऊपर बार लगा सकते हैं। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं 23 प्लस
2, 3, 4 यहाँ पे लिख सकते हैं, और जितने पे बार नहीं लगा है उतना इससे माइनस कर देते हैं, अपान जितने पे बार लगा है उतने 9 लिख लेते हैं, जितने पे बार नहीं लगा है उतने 0 कर देते हैं। 23 प्लस 2, 3, 2 अपान 9, 9 0 आ गया। अब इसको 2 से कैंसिल करेंगे तो वैल्यू आएगी 1, 1 6 अपान 2 चौको 8, 2 9 18 और 5, इतनी वैल्यू आ गई। अब 23 प्लस 116 बटे 495 लिखा है। अब 495 गुणे 23 करते हैं, कितनी आएगी वैल्यू? 495 गुणे 23 करना है। 3/15 1 हासिल, 3 9 27 1 28 2 हासिल, 3 चौको 12 और 2 14। फिर आगे गुणा करते हैं, यहाँ से आ जाएगा 990, वैल्यू आएगी 5, 8 9 4 13 और 11 यहाँ से आ जाएगी। तो एक्चुअल वैल्यू आई कितनी इसको सॉल्व करने पे? 11 385 प्लस 116 बटे 495। अब इसको ऊपर वाले को जोड़ते हैं, 6 5 11 1 हासिल, 0 5 1 1 11,501 बटे 495। अब पूछा क्या? ये तो अपनी एक्चुअल पी बाई क्यू फॉर्म पे हम लोग पहुंच गए। अब पूछा है कि पता लगाएं कि अंश हर से कितना अधिक है। अंश हर से कितना अधिक है तो हम लोग माइनस करते हैं, 11,501 माइनस 495, वैल्यू कितनी आएगी? 6 लास्ट में आएगा, अपना ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। लास्ट में 6 आना है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 80 नंबर देखते हैं। एक जहाज पर 200 यात्रियों का औसत वजन 65 किग्रा है। जहाज और यात्रियों का औसत वजन 215 किग्रा है। और अब अगर जहाज का वजन उन 4 कारों को जो छोड़कर जो उसके कार्गो क्षेत्र में हैं 26,215 किग्रा है, तो प्रत्येक कार का औसत वजन हमें निकालना है। तो पहले पार्ट पे हम लोग पहले एलिगेशन लगाएं। 65 था यात्रियों का औसत वजन, और कितने पे? 200 यात्री थे, ठीक। और औसत वजन जब जहाज और यात्रियों को शामिल कर लिया जाता है तब 215 होता है, 215 होता है। लेकिन अब जहाज की मात्रा 1 है, तो हमें इसकी वैल्यू चाहिए। एक्चुअल में जहाज का वेट कितना है? तो 215 में 65 घटाएंगे, वैल्यू आएगी 150। तो 1 यूनिट की वैल्यू 150 है, तो 2 यूनिट की वैल्यू 30,000 आ जाएगी। अब 30,215 में जोड़ेंगे, वैल्यू आएगी 30,215। तो हमें जहाज का वेट हमें मालूम चल गया कि 30,215 का है। अब क्या बोला है? अगर जहाज का वजन उन 4 कारों को छोड़कर जो उसके कार्गो क्षेत्र में 26,215 है। एक्चुअल में जहाज जो अपना एरोप्लेन है उसका वजन 26,215 है, लेकिन जो उसमें कार रखी थी उनका वजन मिलाकर 30,215 है। तो हमें यह मालूम चल जाएगा, अगर जहाज में कार सहित जो उसका वजन है 30,215 है, केवल जहाज का वजन 26,215 माइनस कर दें तो हमें कारों का वजन मालूम चल जाएगा। तो 4,000 कार का वजन आएगा चारों का। तो हमसे क्या पूछा है? प्रत्येक कार का औसत वजन। तो कार कितनी थी? 4 से डिवाइड कर देते हैं औसत के लिए, 1,000 करेक्ट आंसर आ जाएगा। अपना ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। 90 नंबर देखते हैं। 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 4 क्रमागत विषम संख्याओं की तुलना में 36 अधिक है। सबसे बड़ी सम संख्या और सबसे छोटी विषम संख्या का योग क्या है अगर सबसे छोटी सम संख्या सबसे छोटी विषम संख्या से 3 अधिक है? तो लास्ट वाली लाइन देखते हैं। सबसे छोटी सम संख्या सबसे छोटी विषम संख्या से 3 अधिक है। अगर एक तरफ हम लोग इवन एक तरफ ऑड पे अगर वर्क करें, इवन और ऑड पे वर्क करें, तो बोला है सबसे छोटी सम संख्या सबसे छोटी विषम संख्या से 3 अधिक है। तो अगर सबसे छोटी विषम संख्या हम लोग x मान लें तो सबसे छोटी सम संख्या x + 3 आ गई। अब आगे क्या क्वेश्चन ने बोला है? कितनी संख्या है? 5 क्रमागत सम संख्या है, तो इनको पहली संख्या में x + 3 मालूम चल गई, तो इसकी 5 बना लें। x + 5 अगली होगी, x + 7 उसके आगे वाली, x + 9 फिर आगे वाली, और x + 11 उसके आगे वाली। ये अपनी 5 संख्याएं इवन वाली आ गई। अब आड वाली पे 4 संख्याएं बनाते हैं, क्योंकि 4 क्रमागत संख्याएं पूछी थी विषम वाली। तो x पहली हो गई, तो x + 2 दूसरी हो गई, x + 4 तीसरी हो गई, x + 6 चौथी हो गई। ये हमें संख्याएं मालूम चल गई। अब क्वेश्चन ने बोला है कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 4 क्रमागत विषम संख्याओं की तुलना में 36 अधिक है। तो इवन का योग कितना है? सम संख्याओं का योग 5x + 5 3 8 7 15 और 20 35।
और आड वालों का कितना है 4x प्लस 6 4 10 2 12। और ये इवन वाला अपना आड वाले से कितना अधिक है 36 अधिक है। यहाँ से हम लोग x की वैल्यू निकालें तो 5x में 4x घटाएंगे x आ जाएगा यहाँ पे, और 36 में 35 घटाएंगे 1 12 1 13, x की वैल्यू 13 आ गई। अब क्वेश्चन ने पूछा क्या है, सबसे बड़ी सम संख्या, सबसे बड़ी सम संख्या अपनी कौन सी है x प्लस 11, और पूछा क्या है सबसे छोटी विषम संख्या का योग क्या है, सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी अपनी x है। इतने की वैल्यू निकालनी है, 2x प्लस 11 की वैल्यू चाहिए, तो x की वैल्यू 13 है तो 13 दूना 26 प्लस 11 वैल्यू आ गई 37 अपना डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 20 नंबर। कंपनी के कुल कर्मचारियों का 20% पुरुष हैं अगर 70% कर्मचारी विवाहित हैं। तो पहले हम लोग ये चेक करें, कंपनी में हमने 100 मान लिया कि टोटल कर्मचारी थे। अब उसमें 20% मेल है, तो मेल कितने आ गए 20, मेल हमें 20, पुरुष हमें 20 मालूम चल गए। और उसमें बोला कि 70% कर्मचारी विवाहित हैं, 70 जो अपने हैं वो विवाहित हैं। अब उसमें क्या बोला है, और इनमें से 10% पुरुष हैं, तो 70 में 10% पुरुष हैं, मतलब यहाँ से विवाहित मेल कितने आ गए 7, विवाहित मेल 7 आ गए, और टोटल पुरुष कितने हैं 20। तो जिनकी शादी नहीं हुई है वो टोटल कितने आ गए, 20 में 7 घटाएंगे 13 मेल ऐसे हैं जिनकी शादी नहीं हुई है, और 7 मेल हैं जिनकी शादी हो चुकी है, और 20 टोटल अपने मेल हैं। तो पूछा क्या है, तो पुरुष कर्मचारियों में से कितने प्रतिशत अविवाहित हैं। पुरुष कर्मचारियों में से मतलब 20 में देखना है, और टोटल कितने अविवाहित हैं 13 अपने विवाहित हैं, 13 गुणे परसेंटेज में चाहिए 100, वैल्यू कितनी आ गई 65%, 65% अपना ए करेक्ट आंसर आ गया। नेक्स्ट देखते हैं 21 नंबर। 0 से 9 तक की संख्याओं को इस्तेमाल करके यदि किसी भी अंक को दोहराया न जाए तो 5 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। तो ऐसा हम लोग क्वेश्चंस, अगर 5 अंकों की संख्याएं पूछी हैं तो 5 बॉक्स पहले हम लोग बनाते हैं, 5 बॉक्स बन गए। अब बोला है कि 0 से 9 तक, तो 0 से 9 तक संख्याएं कितनी होती हैं 10, और 5 अंकों की संख्या बनानी है। तो हम लोग पहले बॉक्स पे कितने रख सकते हैं अंक, 0 अपना यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 0 यूज करेंगे तो अपनी संख्या 5 अंकों की नहीं अब 4 अंकों की बचेगी। तो 0 पहले बॉक्स पे 0 हम लोग नहीं रख सकते हैं, तो उस पर हम लोग 1 से 9 तक रख सकते हैं। तो कितनी संख्या रख सकते हैं 9। अब अगले पे हम लोग अगर रिपीटेशन नहीं करना है तो हम लोग 8 रख सकते हैं, लेकिन अब हम लोग 0 का यूज कर सकते हैं, तो टोटल अपनी संख्या कितनी हो सकती हैं, 0 का अब जब यूज कर लेंगे तो फिर से 9 हो जाएंगी, और फिर रिपीटेशन नहीं करना है, अब हम लोग 0 कहीं भी रख सकते हैं तो फिर 8 आ जाएगा, फिर रिपीटेशन नहीं होना है 7, फिर रिपीटेशन नहीं होना है 6, इनका हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। 9 9 18 आ गया, 9 9 81 आ गया, इंटू 8 7 56 आ गया यहाँ से, और यहाँ से 6 आ गया। लास्ट डिजिट अपने आंसर के अलग अलग हैं, तो हम लोग यहाँ से केवल लास्ट डिजिट पे वर्क करें, 6 36 6 आ गया, और 1 से 6 आ गया, लास्ट डिजिट अपना 6 आएगा, ए अपना करेक्ट आंसर आ जाएगा 21 का ए। नेक्स्ट देखते हैं 22 नंबर। बसप्पा गायों और मुर्गियों की निश्चित संख्या के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहते हैं। अगर सिरों की कुल संख्या 12 है और पैरों की कुल संख्या 40 है तो मुर्गियों की संख्या ज्ञात करनी है। तो क्वेश्चन ने बोला है काऊ प्लस हैन टोटल कितनी है 12 है, ठीक। अगर सिरों की कुल संख्या 12 है, हम लोगों ने पहली क्वेश्चन सिरों की संख्या से बना ली, पैरों की कुल संख्या 40 है, तो काऊ के कितने पैर होते हैं 4, तो 4c आ गया, प्लस हेन के कितने पैर होते हैं 2, 2h आ गया, इसकी वैल्यू कितनी है 40, ये अपनी आ गई सेकंड इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन पे अगर हमें चाहिए क्या मुर्गियों की संख्या, तो अगर हम लोग इस पे काऊ को एलिमिनेट कर दें तो हम लोग मुर्गियों की संख्या पे पहुंच जाएंगे। तो पहली इक्वेशन पे 4 का मल्टीप्लाई करते हैं, 4c प्लस 4h बराबर आ गया 48। अब हम लोग इसको माइनस कर दें नीचे वाली से, तो यहाँ से वैल्यू 2h की आ गई 8, h की वैल्यू कितनी आ गई 4, तो मुर्गियों की संख्या कितनी है 4, अपना 22 का डी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 23 नंबर। एक छात्रावास में 50 विद्यार्थी हैं, अगर छात्रों की संख्या में 20% की वृद्धि होती है तो रख रखाव खर्च में 40 रुपए प्रतिदिन बढ़ जाता है, ठीक है। जबकि प्रति व्यक्ति औसत रख रखाव खर्च में 4 रुपए की कमी आती है, छात्रावास का प्रतिदिन मूल रख रखाव खर्च कितना है। तो ये जो यहाँ पे लिखा है प्रति व्यक्ति औसत रख रखाव खर्च में 4 रुपए की कमी आती है,
तो हम लोग इसी से इसको इक्वेशन बनाते हैं। 4 रुपए की कमी आती है औसत में, तो हम लोग पहले का औसत निकाल लें और बाद वाला औसत निकाल लें, हम लोग माइनस कर देंगे, 4 के बराबर आ जाएगा। तो पहले अगर हम लोगों ने मान लिया कि औसत कितना है, अगर एक छात्रावास में 50 विद्यार्थी हैं, हमने मान लिया कि उनका टोटल जो उनका खर्च था, टोटल एक्सपेंडिचर एक्स हमने मान लिया, टोटल एक्सपेंडिचर एक्स। तो जो पहले एक्स एक्सपेंडिचर था टोटल, और उसको औसत में डिवाइड, औसत में बनाना है तो हम लोग 50 से डिवाइड कर दिया, तो पहले का औसत इतना आ गया। अब उस पर हम लोग माइनस करें बाद वाला औसत, बाद में औसत कितना हो रहा है, तो रख रखाव खर्च में 40 रुपए पर दिन बढ़ जाता है, मतलब अब टोटल कितना हो जा रहा है, एक्स प्लस 40। लेकिन अब बच्चे 50 नहीं है, अब बच्चे में 20% की वृद्धि हो गई है। अब बच्चे कितने हो गए हैं, 20% बढ़ के 60। अब ये अपनी इक्वेशन बन गई। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 0 0 यहाँ से हटा के यहाँ भेज दें, और 6 का मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे 6x आ गया, यहाँ पे 5x आ गया, और यहाँ पे माइनस का 200 आ गया। यह बराबर कितने के आ गया, 56 30 गुणे 40 के। तो x बराबर कितना आ गया, 1200 प्लस 200, x बराबर आ गया 1400। करेक्ट आंसर अपना बी हो गया। मूल रख रखाव खर्च ही उसने पूछा था, x की वैल्यू ही पूछी थी। 24 नंबर देखते हैं। जानवी की आयु जननी से 4 गुना है। तो पहले हम लोग एक तरफ जानवी लिख लें, जानवी, एक तरफ लिख लें जननी। क्वेश्चन ने बोला है जानवी की आयु जननी से 4 गुना है, हम लोगों ने सेट कर दिया। फिर क्या बोला है, अब से 10 साल बाद जानवी जननी से 2 गुना बड़ी होगी। अब से 10 साल बाद प्लस 10 ईयर क्या हो रहा है, ये 2 की हो जा रही हैं और ये 1 की हो जा रहे हैं। अब पूछा है जानवी की वर्तमान आयु निकालना है, तो यहाँ से 4 और 1 में कितने का गैप है, 3 का, और यहाँ पे 1 का। तो हम लोग ऊपर वाले पे 1 का मल्टीप्लाई कर दें और नीचे वाले रेशियो पे 3 का मल्टीप्लाई कर दें। तो ऊपर वाले पे जब 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 1 बचा रहेगा, नीचे वाले पे 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 और 3 आ जाएगा। अब इसमें बढ़ा कितना है, 2 यूनिट, लेकिन क्वेश्चन ने 10 साल दिए हैं, 10 ईयर दिया है। इस वाले पे अगर हम लोग चेक करें तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 5 साल, 5 ईयर। अब पूछा किसकी आयु है, जानवी की वर्तमान आयु। जानवी की वर्तमान आयु 4 यूनिट है, तो 4 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन ने पूछी है। 1 यूनिट की वैल्यू 5 है, तो 4 यूनिट की वैल्यू 20, 20 ईयर की है अपनी जानवी। नेक्स्ट देखते हैं 25 नंबर। कुछ श्रमिक एक काम को 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। अगर 8 और श्रमिकों को नियुक्त किया जाता है तो वे उस काम को पूरा करने में 10 दिन कम लेंगे। मतलब अगर पहले 60 दिन ले रहे थे तो अब 50 दिन ले रहे हैं, नाउ 50 दिन ले रहे हैं। और ओल्डर उसका कितना है, 60 दिन ले रहे थे, अब 50 दिन ले रहे हैं। तो हम लोग पहले टोटल वर्क निकाल लें, दोनों टोटल वर्क को पहले वाले और बाद वाले को इक्वल कर दें, हम लोगों श्रमिकों की संख्या का हमें पता चल जाएगा। तो कुछ श्रमिक एक काम को 60 दिनों में कर सकते हैं। हम लोगों ने मान लिया एक्स श्रमिक थे, एक्स श्रमिक 60 दिनों में काम कंप्लीट कर रहे थे। अब क्या, अब उसी काम को कितने कंप्लीट कर रहे हैं, अगर 8 और श्रमिकों को नियुक्त किया जाता है, मतलब अगर पहले एक्स रहे होंगे तो अब एक्स प्लस 8 श्रमिक हो गए, और 10 दिन कम टाइम ले रहे हैं, मतलब अब कितना टाइम ले रहे हैं, 50 दिन ले रहे हैं। इसको सॉल्व करते हैं, 6x बराबर 5x प्लस 40 आ गया, x बराबर 40 आ गया। तो मूल श्रमिक कितने थे, 40 थे, और क्वेश्चन ने श्रमिकों की असल संख्या पूछी थी, श्रमिकों की असल संख्या पूछी थी, तो असल संख्या कितनी आ गई, 40। 26 नंबर देखते हैं। रक्षा 12 दिनों में किसी कार्य को पूरा कर सकती है, जबकि स्तर को काम पूरा करने में 20 दिन लगते हैं। तो पहले हम लोग इनकी एफिशिएंसी निकाल लें, रक्षा और स्तर की, रक्षा और स्तर की एफिशिएंसी निकालें। तो रक्षा 12 दिनों में कर सकती थी, स्तर 20 दिनों में। तो एफिशिएंसी, इनका एलसीएम कितना आ गया, 60। आर की एफिशिएंसी आ गई 5 और ई की एफिशिएंसी आ गई 3। अब क्वेश्चन ने क्या बोला, वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन कार्य खत्म हो जाने से 4 दिन पहले रक्षा कार्य छोड़कर चली जाती है। तो हम लोग रक्षा को भी, हम लोग पिछली क्लासों में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे हम लोग इन क्वेश्चंस को, जिन पे ये बोला जाता है कि 4 दिन पहले छोड़कर चला गया, 10 दिन पहले छोड़कर चला गया, अल्टीमेटली कि काम छोड़कर पहले कोई व्यक्ति चला जाता है, उनको कैसे डील करना रहता है। तो 4 दिन पहले खत्म कर रही है रक्षा, तो रक्षा का 4 दिन का काम हम लोग उससे करवा लेते हैं जबरदस्ती रोक के। तो 4 दिन का काम रक्षा से करवाना है,
तो 4 दिन में उनकी एफिशिएंसी एक दिन की कितनी है 5 यूनिट, तो टोटल उससे काम कितना करवा लेना है 20, रोक के उसको जबरदस्ती रोक के इतना काम करवा लेना है। तो अपना अब टोटल वर्क कितना हो गया 60 और 20 80। लेकिन अब रक्षा भी काम कर रही है और स्तर भी काम कर रहा है, तो अब टोटल एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 5 3 8, 8 से इसको डिवाइड करेंगे वैल्यू आएगी 10। तो स्तर कितने दिनों तक काम कर रहा है 10 दिनों तक काम कर रहा है। अगर पूछता रक्षा कितनों दिनों तक काम कर रही तो वह 4 दिन पहले छोड़कर गई थी तो वह 6 दिनों तक होता। नेक्स्ट देखते हैं 27 नंबर। एक कीबोर्ड में 1 से 800 तक की संख्या टाइप करने के लिए कितने की स्ट्रोक की आवश्यकता होगी। तो 1 से 800 तक की संख्याओं को टाइप करना है, तो पहले हम लोग एक अंक की संख्या को चेक करें। 1 से 9 तक एक अंक की संख्या को हम लोगों को टाइप करना है, तो कितने अंक होंगे 9 अंक, ठीक। और अगर अब 9 के ऊपर जाएंगे 10 से 99 तक 2 अंक की संख्याएं हम लोग निकालें। 10 से 99 तक कितनी संख्याएं आएंगी, 99 में 10 घटाएंगे 89 प्लस 1 वैल्यू आएगी 90। लेकिन अब एक अंक की संख्या नहीं, अब 2 अंक की संख्या है, तो इंटू 2 अंकों की संख्या हम लोग इतनी निकाल लेंगे। अब 3 अंकों पे चलते हैं, 100 से 800 तक जाना है, तो 800 माइनस 100 करेंगे वैल्यू आएगी 700 और प्लस 1 वैल्यू आ गई 701। अब ये कितने अंकों की संख्या है 3 अंकों की, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया टोटल अंक निकालने के लिए। यहां से आ गया 180, यहां से आ गया 2103 और यहां से 9 आया था, तो 9 180 और 2103 टोटल की स्ट्रोक लगाने पड़ेंगे। तो टोटल कितना आ गया 9 3 12, लास्ट में 2 आएगा, अपना करेक्ट आंसर डी आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 28 नंबर। 11 0 25 के गुणकों की संख्या में निकालनी है। तो 11 0 25 है, अब ये कितने से डिवाइड होगा 5 2 7 दोनों 9 से डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 9 1 आ गया, 9 2 18 आ गया, और यहाँ से 2 आ गया, यहाँ से 5 आ गया। अब ये कितने से डिवाइड होगा, लास्ट में 25 है तो 25 से डिवाइड ही होना है, तो 25 चौको 100 आ गया और 25 नहीं है 225 आ गया, और यह 49 से डिवाइड हो जाएगा। मतलब 11 0 25 को क्या लिख सकते हैं, 11 0 25 को हम लोग लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर। अब हमें गुणकों की संख्या टोटल निकालनी है, तो दो ऊपर जो पावर होती हैं, जो अपने गुणनखंड पे पावर होती हैं, उनको उनमें एक जोड़कर गुणा कर देते हैं। तो 2 + 1 3 आ गया, गुणे 2 + 1 3 आ गया, गुणे 2 + 1 3 आ गया, 3 त्रिका 9 त्रिक 27। गुणकों की टोटल संख्या कितनी आ गई 27, अपना 28 का डी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट 29 नंबर। n के कौन से सकारात्मक पूर्ण वैल्यू पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू के लिए 2 की पावर 8 प्लस 2 की पावर 11 प्लस 2 की पावर n एक संपूर्ण वर्ग परफेक्ट स्क्वायर बनाता है। तो अपनी इक्वेशन व्यंजक क्या दिया है, 2 की पावर 8 है प्लस 2 की पावर 11 है प्लस 2 की पावर n है। अब n के किस मान के लिए यह वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर होगी, ये हमें चेक करना है। तो 2 की पावर 8 इससे कॉमन करें तो यहाँ से बचेगा 1 प्लस यहाँ से 2 की पावर 3 मतलब 8 आ जाएगा, और यहाँ पे जब अगर 8 हम लोग इससे बाहर निकाल लेंगे तो 2 की पावर n-8 बचेगा। अब n की वैल्यू हम लोग इसमें पुट करें परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। 2 की पावर 8 तो अपना परफेक्ट स्क्वायर है, क्यों, क्योंकि 2 की पावर 4 का स्क्वायर ये लिखा है, तो 2 की पावर 8 अपना परफेक्ट स्क्वायर है। अब हम लोग इसको निकाल लें आगे वाले को, तो 2 की पावर 8 यहाँ पे आ गया। अब n की वैल्यू हम लोग n-8 में n की वैल्यू ऐसी पुट करें कि ये वाला अपना परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो अगर फर्स्ट ऑप्शन पुट करते हैं n की वैल्यू 12, तो 2 की पावर 4 आएगा, यहाँ से 2 की पावर 4 आएगा, और 2 की पावर 4 परफेक्ट स्क्वायर होता है, और इसकी वैल्यू कितनी है 16 है, और 8 प्लस 8 प्लस 1 16 8 24 1 25, 25 एक परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो 2 की पावर 8 गुणे 25 आएगा जो अपना परफेक्ट स्क्वायर होता है। मतलब n की वैल्यू 12 हम लोग रख सकते हैं। 29 का ए करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 30 नंबर। 3 की पावर 40 को 4 से विभाजित करने पर शेष क्या होगा। 3 की पावर 40 को 4 से डिवाइड करना है, तो अगर 3 को 4 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी -1, और -1 को पावर जब 40 करेंगे वैल्यू कितनी आएगी +1, तो अपना शेषफल कितना बचेगा 1। नेक्स्ट देखते हैं। 2 पाइप एक टैंक को क्रमशः 10 मिनट और 12 मिनट में भर सकते हैं। एक निकासी पाइप प्रति मिनट 9 गैलन खाली कर सकता है। तीनों पाइप साथ मिलकर टैंक को 30 मिनट में भर सकते हैं। टैंक की क्षमता का हमें पता लगाना है। तो ऐसे क्वेश्चन हम लोग कैसे करते हैं, पहले उनकी इंडिविजुअल एफिशिएंसी निकाल लें।
ए बी, अगर हम पाइप ए और बी मान लें उनको, तो पहला 10 मिनट में भर रहा था, दूसरा 12 मिनट में भर रहा था, और तीनों ए प्लस बी प्लस सी जब तीनों मिल जा रहे थे तब 30 मिनट में भर रहे थे। इनकी एफिशिएंसी हम लोग निकाल लें। एलसीएम 60 आ गया, यहाँ से 6 आ गया, यहाँ से 5 आ गया और यहाँ पे 2 आ गया। मतलब ए की एफिशिएंसी 6 आ गई, बी की एफिशिएंसी 5 आ गई और टोटल की 2 है, तो सी की कितना होना पड़ेगा? 9 होना पड़ेगा, क्योंकि 6 5 11 में जब 9 घटाएंगे तब वैल्यू 2 आएगी। तो सी 9 यूनिट से पर मिनट खाली कर रहा था। अब हमें निकालना क्या है, अगर सी 9 यूनिट पर मिनट से खाली कर रहा था तो टोटल 60 उसको खाली करने में कितना टाइम लगेगा? 60/9। 60 यूनिट पूरा खाली करने में 60/9 लगेगा टाइम। लेकिन 1 मिनट में वह कितना पानी फेंक रहा था? उसमें गैलन प्रति मिनट 9 गैलन खाली कर रहा था। तो 60/9 मिनट में कितना खाली करेगा? गुड़े 9 का वैल्यू मल्टीप्लाई कर दिया, 9 9 कैंसिल हो गया, 60 गैलन उसकी क्षमता आ गई टैंक की। ए अपना करेक्ट आंसर आ गया। नेक्स्ट देखते हैं। श्याम ने 3600 रुपए के 2 मोबाइल फोन खरीदे। एक मोबाइल फोन को 50% लाभ पर बेचा और दूसरे को 25% हानि पर बेचा है। अगर श्याम को समग्र लेन देन में ना कोई लाभ ना कोई नुकसान होता है तो 2 मोबाइल फोन की लागत मूल्य के बीच क्या अंतर है? तो जब पहले को 50% लाभ पर और दूसरे को 25% लाभ पर बेचा है, अब उसे कोई लेन देन में कोई लाभ या नुकसान नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि पहले मोबाइल फोन की 50% की वैल्यू बराबर है दूसरे मोबाइल फोन की 25% की वैल्यू। तभी तो जितना पहले से लाभ होगा दूसरा से उतना का ही हानि होना पड़ेगा, तभी उसका कोई प्रॉफिट या लॉस नहीं होगा। तो मतलब पहले का 50% बराबर है दूसरे के 25% के। कैंसिल करते हैं, यहां से वैल्यू आएगी 2। तो सेकेंड अपॉन फर्स्ट का अनुपात उनके सीपी का कितना आएगा? 2/1। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा है? तो मोबाइल फोन की लागत मूल्य के बीच अंतर क्या है? हमारे अकॉर्डिंग कितना अंतर है? 1 यूनिट का। और टोटल वैल्यू कितनी है? 2 1 3। और क्वेश्चन ने टोटल वैल्यू दी कितनी है? 3600 में 2 मोबाइल फोन खरीदे थे। वैल्यू कितनी आ गई? 1200। करेक्ट आंसर अपना डी हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। किसी परीक्षा में मोहित को अधिकतम अंकों का 60% मिलता है जो पास होने के अंकों से 45 अंक अधिक है। यदि पास होने के अंक 45% हो तो परीक्षा के अधिकतम अंक कितने होंगे? तो मोहित को अधिकतम अंकों का कितना मिल रहा है? 60% मिल रहा है। और पास होने के लिए कितने अंक चाहिए? 45% अंक चाहिए। 45% अंक पास होने के लिए चाहिए। और मोहित को मिले कितने? 60%। लेकिन क्वेश्चन ने क्या बोला? जो पास होने के अंकों से 45 अंक अधिक हैं। मतलब जो इसको 60% मिले हैं और पास होने के लिए 45% चाहिए, तो इसको 45 अंक अधिक मिले हैं, 45 अंक अधिक मिले हैं। लेकिन परसेंटेज में कितने अंक अधिक मिले हैं? 15% अधिक अंक मिले हैं। तो 15% की वैल्यू कितनी आ गई? 45। तो 1% की वैल्यू 3। पूछा क्या? अधिकतम अंक, मतलब 100% की वैल्यू 300 आ जाएगी। करेक्ट आंसर अपना सी हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। चीनी का भाव 40% बढ़ जाने से कोई परिवार चीनी का उपभोग कितने प्रतिशत कम कर दे ताकि परिवार का खर्च ना बढ़े? तो एक्सपेंडिचर क्या होता है? प्राइस इंटू क्वांटिटी। तो प्राइस में क्या परिवर्तन हो रहा है? 40% से बढ़ जा रहा है, मतलब अगर पहले 5 रहा होगा तो अब 7 हो जा रहा है। तो हमें क्वांटिटी एक्सपेंडिचर सेम रखना है, एक्सपेंडिचर अपना सेम रखना है। तो अब हमें 7/5 में 5/7 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी सेम बचेगा, तब 1 यूनिट रहेगा। तो अब हमें करना क्या पड़ेगा? अगर पुराना 7 है क्वांटिटी, तो अब हमें 5 करना पड़ेगा। उपभोग पहले पुराना अगर 7 यूनिट है तो हमें 5 यूनिट करना पड़ेगा। तो हमें 2 यूनिट कम करना पड़ेगा, कितने से? 7 से, इंटू 100। 2/7 मतलब फ्रैक्शन वैल्यू पे P/Q फॉर्म पे परसेंटेज पे हम लोग जाएंगे तो 28 सही 4/7% आ जाएगा। करेक्ट आंसर अपना बी आ गया। नेक्स्ट देखते हैं। एक ही प्रकार की 21 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो क्वेश्चन ने बोला 21 वस्तुओं का सीपी जो है वह 15 वस्तुओं के एसपी के बराबर है। तो CP/SP का हम लोग यहाँ से रेशियो निकाल लें। यहाँ से आ जाएगा 3 से यहाँ पे आ गया 7, यहाँ पे आ गया 5, मतलब CP उनका 5 है, SP उनका 7 है। तो लाभ निकालना है, 2 यूनिट का प्रॉफिट है, CP 5 से इंटू 100, वैल्यू आएगी 40%। करेक्ट आंसर अपना सी हो गया। नेक्स्ट देखते हैं।
एक दुकानदार ने 20 में 14 की दर से कुछ स्ट्रॉबेरी खरीदे हैं और वह 22 में 8 की दर से उन्हें बेचता है। तो इंपॉर्टेंट ये है कि जितनी उसने खरीदी होंगी उतनी ही हम लोग उसकी बेच दें तो एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज मालूम चल जाएगा। तो पहले उसने 20 रुपए में 14 की दर से खरीदी थी रुपए, और क्वांटिटी कितनी खरीदी थी? 20 रुपए में 14 खरीदी थी, मतलब अगर 10 रुपए में कितनी खरीदी होंगी? 7। पहले से हमें मालूम चल गया कि 10 रुपए में 7 खरीदी होंगी। बाद में क्या बेच कैसे रहा है? वह 22 में 8 की दर से बेच रहा है, तो मतलब 11 रुपए पे 4 बेच रहा है। अब हमें निकालना क्या है? उसका लाभ प्रतिशत निकालना। तो क्वांटिटी पहले 7 खरीदी थी, बेची 4 है, तो हम लोग पहले इसको इक्वल कर लें। तो इन रेशियो पे अगर 4 का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें, 7 का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें, तो अपनी क्वांटिटी इक्वल हो जाएगी। जैसे यहाँ पे पहले वाले खरीदने वाले पे 28 आ गया और यहाँ पे 40 आ गया। 40 रुपए में 28 खरीदी और 28 बेची 170 रुपए में, तो उसका प्रॉफिट कितने का हुआ? 37 का। कितने से? 40 से, इंटू 100 परसेंटेज पे निकालना है। इसको कैंसिल करके 5/2 लिख सकते हैं। गुणा करते हैं 5 का, 5 7 35, 3 सिर्फ 5 15 और 3 18/2, मतलब 2 18, 92.5% करेक्ट आंसर आ जाएगा। सी उसका करेक्ट आंसर आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, एक सामग्री को 600 रुपए में खरीदा गया। अगर सामग्री के 3/4 हिस्से को 10% के लाभ पर बेचा जाता है और शेष को 20% के नुकसान पर बेचा गया, तो समग्र लाभ या हानि का हमें परसेंट निकालना है। तो क्वेश्चन ने क्या बोला है? 3/4 हिस्से को 10% के लाभ पर बेचा गया है। अगर टोटल हम लोग 4 मान लें तो 3 यूनिट को कितने पर बेचा गया है? प्लस का 10% पर, और 1 यूनिट जो बची है उसको माइनस के 20%, क्योंकि 20% नुकसान पर बेचा गया है। तो एक्चुअल पे इस पे वेटेड एवरेज से हम लोग उसका परसेंटेज पे वैल्यू निकाल लें। यहाँ पे 30% प्लस का आया और यहाँ पे माइनस का 20% आया कितना? प्लस का 10%। और टोटल अपने पास थी कितनी वैल्यू? 3 1 4 यूनिट थी, तो अपान पे 4 कर दिया, इतना आ गया परसेंटेज पे। और 4 से जब इसको भाग देंगे 2.5% आ गया। 2.5% लाभ, मतलब सी अपना करेक्ट आ गया ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, एक घड़ी को 16% मुनाफे से बेचा जाता है। यदि ये घड़ी 10% कम दाम से खरीदी जाती और 14 रुपए कम दाम से बेची जाती तो 25% का मुनाफा होता। तो घड़ी की लागत कीमत निकालनी। अगर हमने उसका सीपी 100 माना तो 16% मुनाफा के लिए पहले कितने पर बेच रहा था? 116 रुपए पर, प्लस 16% प्रॉफिट के लिए। फिर यदि ये घड़ी 10% कम दाम पे खरीदी जाती है, 10% कम दाम पर खरीदी जाती है, मतलब 90 पर खरीद रहा होगा। 10% कम दाम पर खरीदा है, मतलब 90 पर खरीद रहा होगा। और 14 रुपए कम दाम पर बेची जाती तो 25% का मुनाफा होता। अब अगर 25% का मुनाफा हो रहा है प्लस का 25%, तो 90 का 25% निकालते हैं हम लोग। 25 नहीं या 225, मतलब 90 पे जब 22.5 जोड़ेंगे 112.5 पर बेच रहा है। 112.5 पर बेच रहा है, लेकिन 14 रुपए कम दाम पर बेचता क्वेश्चन ने बोला है, और हमारे अकॉर्डिंग कितने कम दाम पर? 3.5 यूनिट कम पर, और इसकी वैल्यू क्वेश्चन ने 14 दी है, 14 रुपए में। हमारे अकॉर्डिंग तो 116 पे पहले बेच रहा था, अब 112.5 पे बेच रहा है, तो 3.5 यूनिट कम पर बेच रहा है हमारे अकॉर्डिंग। लेकिन क्वेश्चन ने बोला है कि 14 यूनिट कम पे बेच रहा था, तो 3.5 यूनिट की वैल्यू 14 है। तो पूछा गया घड़ी का लागत कीमत पूछी है, तो जो पूछा गया ऊपर 100 यूनिट की वैल्यू पूछी है, और जो 3.5 की वैल्यू बताई गई 14 नीचे, तो यहां से आ गया 4, वैल्यू आ गई 400। बी अपना करेक्ट आंसर आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, अपनी सामान्य गति से 3/4 रफ्तार से चलते हुए रमेश को घर पहुंचने में 20 मिनट की देरी हो जाती है। रमेश को घर पहुंचने में सामान्य कितना समय लगता होगा, ये ज्ञात करना है हमें। तो अगर स्पीड हम लोग चेक करें तो पहले अगर 4 रही होगी तो अब 3 हो जा रही है। 3/4 से क्या बोला क्वेश्चन ने? अपनी सामान्य से 3/4 रफ्तार से चलते हुए। तो अगर पहले स्पीड उसकी 4 रही होगी तो अब स्पीड 3 है, और डिस्टेंस उसकी कांस्टेंट है। डिस्टेंस कांस्टेंट है तो टाइम का रेशियो अपोजिट हो जाएगा, 3 से 4 हो जाएगा, 3:4 हो गया। अब क्वेश्चन ने बोला कि 20 मिनट देरी से पहुंचता है। हमारे अकॉर्डिंग 1 यूनिट देरी हुई है, 1 यूनिट की वैल्यू 20 मिनट है। और पूछा क्या है? घर पहुंचने में सामान्य कितना समय लगता था, मतलब 4 की स्पीड से, 4 यूनिट की स्पीड से जाने में उसे कितना समय लगता था।
1 यूनिट की वैल्यू 20 है तो 3 यूनिट की वैल्यू 60 मिनट उसको लगते होंगे। करेक्ट ऑप्शन अपना सी हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, यदि ए बराबर इतना है और बी बराबर इतना है तो ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी में क्रमशः अवयवों की संख्या हमें निकालनी है। तो ए पे कितना दिया हुआ है, 6, 8, 10, 23, 56। बी पे कितना दिया हुआ है, बी पे दिया हुआ है 8, 23, 51 और 56। अब हमें क्या निकालना है, ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, अवयवों की संख्या हमें निकालनी है। तो अगर ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी निकालें तो यूनियन पे तो पूरे चले जाएंगे, 6, 8, 10, 23 और 56 चले जाएंगे। इंटरसेक्शन पे अब आगे बी का हम लोग चेक करते हैं, बी पे 8 दिया हुआ है और पहले पे भी 8 है, मतलब इंटरसेक्शन पे 8 जाना है। अब यहाँ पे 23 दिया हुआ है, पहले पे 23 है तो इंटरसेक्शन पे 23 जाना है। 51 यहाँ पे दिया हुआ है और पहले पे 51 है नहीं, मतलब 51 उनके यूनियन पे जाना है। 56 यहाँ पे दिया हुआ है, 56 यहाँ पे दिया हुआ है, मतलब उनके इंटरसेक्शन पे 56 जाना है। तो ए इंटरसेक्शन बी में अवयवों की संख्या कितनी आ गई, 3। ए यूनियन बी में 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो आंसर पे 6 और 3 आना चाहिए, लेकिन 7 और 3। तो अपने बी पे कितने हैं, 8, 23, 51, 56 और 69। तो यहाँ से एक मिस हुआ, 69 भी है इसमें। अगर 69 भी है, ऊपर वाले में 69 नहीं है, मतलब ये इसमें जाएगा, ए यूनियन बी में 69। अब कितने हो गए, 7 हो गए। तो 7 ए यूनियन बी में हो गए, ए इंटरसेक्शन बी पे 3 हो गए। ए अपना ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, 8 पुरुषों और 7 महिलाओं के एक समूह में से कितने प्रकार से 6 पुरुषों और 4 महिलाओं का चयन किया जा सकता है। तो 8 पुरुषों में से 6 पुरुषों का चयन करना है, तो 8C6 हो गया, इंटू और 7 महिलाओं के समूह से में 4 महिलाओं का चयन करना है, 7C4 हो गया। इसको सॉल्व करते हैं, 8C6 का मतलब क्या हो गया, 8C2 और 7C4 का मतलब हो गया 7C3। सॉल्व करते हैं, 8 इंटू 7/2 इंटू 1 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5/3 इंटू 2 इंटू 1। कैंसिल करते हैं, यहाँ से कैंसिल हो गए, यहाँ से 4 आ गया। 28 गुणे 35 आ गया। 28 गुणे 35 का मतलब लास्ट में 0 आना है, तो 5 40 4 हासिल और 5 दूने 10 4 14 और 28 3 84, मतलब कितना आ गया, 980। 980 अपना डी करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, एक बैग में 6 लाल गेंदे, 4 हरी गेंदे और 5 नारंगी गेंदे शामिल है। अगर बैग में से 3 गेंदे बेतरतीब ढंग से निकाली जाती हैं तो क्या प्रायिकता है कि सभी 3 गेंदे या तो लाल हों या नारंगी हों। हमें निकालना क्या है, या तो लाल या तो नारंगी, हमें हरी गेंदे नहीं निकालना है। टोटल हमारे पास गेंदे कितने हैं, 6 4 10 5 15। 15 तो टोटल हो गई, और निकालनी कितनी गेंदे हैं, 3 गेंदे निकालनी है, तो 15C3 तो अपने टोटल सैंपल स्पेस हो गया। अब और हमें चाहिए क्या कि सभी 3 गेंदे या तो लाल, तो अगर तीनों गेंदें लाल होगी तो 6 लाल गेंदों से 3 लाल गेंद निकलेंगी। या लगा है, या लगा है, तो या का मतलब यहाँ पर क्या होता है, प्लस प्रोबेबिलिटी में, तो प्लस लगा दिया। अब या तो नारंगी हो, नारंगी अपने पास टोटल कितनी थी, 5, 5 से 3 निकल जाए, नारंगी वाली 3 निकल जाए 5 नारंगी में से। इसको सॉल्व करते हैं, तो 6C3 का मतलब क्या है, 6 गुणे 5 गुणे 4 बटे 3 गुणे 2 गुणे 1, प्लस 5 गुणे 4 गुणे 3 बटे 3 गुणे 2 गुणे 1, अपान पे 15 इंटू 14 इंटू 13/3 इंटू 2 इंटू 1। तो ये तो अपने सब कैंसिल हो जाएंगे। अब ऊपर कितना बचेगा, ऊपर बचेगा 6 5 6 5 30 चौको 120 और यहाँ से 60 अपान पे, या इसको जोड़ के 120 और 120 और 60 कितना आ गया, 180। 180 बटे 15 गुणे 14 गुणे 13, वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 से यहाँ पे आ गया 12, यहाँ से 6 यहाँ से 7, तो 6 बटे 91 करेक्ट आंसर आ गया। 6 बटे 91 अपना ए ऑप्शन करेक्ट आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, एक ट्रेन एक समान गति से 300 किलोमीटर की यात्रा करती है। यदि गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो
तो उसे 2 घंटे कम समय लगता। ठीक है, तो ट्रेन की मूल गति हमें निकालनी है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी कवर कर रही थी? 300 किलोमीटर। 300 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस कवर कर रही थी। इसी को हम लोग चेक करते हैं कि 300 किलोमीटर उसकी कैसे होगी। हम लोग इसके बेसिक से नहीं जाएंगे, डायरेक्ट देखते हैं कि कैसे आ सकती है। जब 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो उसे 2 घंटे कम समय लगता। 2 घंटे कम समय लगता अगर 5 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड अधिक होती। तो हम लोग 5 पे मल्टीप्लाई अगर 5 का करें तो वैल्यू आएगी 25, और 2 पे मल्टीप्लाई 5 का करें तो वैल्यू आएगी 10। हमें सेट करना है कि कब तिरछा गुणा करके 300 किलोमीटर आ जाए, चाहे जितने से गुणा करना पड़े, 1 2 3 4 5 10 कितने से करना पड़े। तो 5 से गुणा किया, यहाँ पे 25 आ गया। अगर यहाँ पे 6 से गुणा करें तो यहाँ पे 30 आएगा, और यहाँ पे 6 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 12। अब 25 गुणे 12 करेंगे, स्पीड इंटू टाइम 300 किलोमीटर आएगा, और 30 गुणे 10 करेंगे, वैल्यू कितनी आएगी? 300 किलोमीटर। तो हमें मालूम चल गया उनकी स्पीड, उनका टाइम, सब कुछ मालूम चल गया। पूछा क्या है? ट्रेन की मूल गति हमें निकालनी है। जब वह 5 किलोमीटर अधिक कर रहा था तब उसे 2 घंटे समय कम लग रहे थे, तो पुरानी कितनी रही होगी? 25 किलोमीटर पर आवर। तभी तो 5 घंटे जब अधिक कर रहा था 5 किलोमीटर पर आवर 30 आ रही होगी, तब टाइम उसे 12 से 2 कम लग रहा होगा। तो 25 मूल उसकी स्पीड कितनी आ गई? 25 के एमपीएच की, और उसे टाइम कितना लग रहा होगा? 12 घंटे का। तो अपना ऑप्शन ए करेक्ट हो गया, केवल इसमें मूल गति पूछी थी। नेक्स्ट देखते हैं, एक धातु का पाइप 21 सेंटीमीटर लंबा है, इसके बाहरी और आंतरिक व्यास क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। धातु का आयतन निकालना है। तो जो पाइप होता है सिलेंडर, उसका आयतन क्या होता है? अगर खोखला सिलेंडर है तो V बराबर क्या होता है? पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर इंटू H। तो पाई की वैल्यू कितनी आ गई? 22/7। H की वैल्यू कितनी है? 21 सेंटीमीटर। R की वैल्यू पहले 10 सेंटीमीटर पहले का व्यास है, बाहरी वाले का व्यास 10 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, तो 5 का स्क्वायर 25, माइनस दूसरे का 6 सेंटीमीटर व्यास है, त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, उसका स्क्वायर 9। सॉल्व करते हैं, यहाँ से 3 आ गया, 22 3 का 66 आ गया, गुड़े 16 आ गया, लास्ट में कितना आएगा? 6। अपना ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, निष्पक्ष पांचों की एक जोड़ी फेंकी जाती है, दोनों ही पांचों की संख्याओं का जोड़ 5 आए, इसकी संभावना कितनी है? तो ऐसे हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। जब अंकों का जोड़ जो पांचे फेंके जाते हैं उन पे जो ऊपरी सतह पर जितना आएगा उनके अंकों का योग कितना होगा और उसकी संभावना कितनी है, ऐसा हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। जैसे अगर अंकों का योग 2 आए, मतलब 1 और 1, पहले 5 से भी 1 आ जाए, दूसरे 5 से भी 1 आ जाए, तो ऐसी संभावना 1 होती है। अगर अंकों का योग 3 आए तो ऐसी संभावना 2 होती है। अब अंकों का 3 कैसे आ सकता है? अंकों का योग 3 या तो 1 और 2 आ जाए, पहले 5 से पे 1 आ जाए, दूसरे 5 से पे 2 आ जाए, या पहले 5 से पे 2 आ जाए और दूसरे 5 से पे 1 आ जाए। तो जब अंकों का योग 3 आएगा तो उसकी संभावना 2 है। अब अंकों का योग 4 आएगा तो ऐसी संभावना 3 है। अंकों का योग 5 आएगा, ऐसी संभावना 4 है। ये हम लोग पूरी टेबल 12 तक बता चुके हैं आपको। तो 5 अंकों का योग जब 5 आएगा तो उसकी संभावना 4 है। और पूछा क्या है? दोनों ही पांचों की संख्याओं का जोड़ 5 आए, इसकी संभावना क्या है? तो दोनों ही अंकों का जोड़ जब 5 आए तो ऐसा 4 बार संभव है। तो टोटल कितना हो गया? 4 बार आ सकता है। लेकिन टोटल सैंपल स्पेस कितने हो गए? 2 500 फेंकने पर 6 गुणे 6, टोटल कितनी वैल्यू आ गई? 4/36। 4/36 अपना डी ऑप्शन हो करेक्ट हो गया। तो हम लोगों को ये टेबल मालूम होनी चाहिए। 2 से 12 तक अंकों का योग मैक्सिमम 12 हो सकता है, पहले 5 से पे 6, दूसरे 5 से पे 6, और उसकी भी 1 होती है। तो 2 से 12 तक हम लोग टेबल पे बता चुके हैं आपको कि कैसे कैसे कितने अंकों का योग होने पर कितने टाइप से कितनी संभावनाएं हैं, ये हम लोग बता चुके हैं। तो इसमें अंकों का जोड़ 5 आना था तो ऐसी संभावनाएं 4 हो सकती हैं। तो 4 आ गया अपना फेवरेबल, और अपन टोटल 6 गुणे 6 आ गया, वैल्यू आ गई 4/36। नेक्स्ट देखते हैं, यदि x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 बराबर 47 है तो x³ प्लस 1/x³ का हमें मान निकालना है। तो अगर x की पावर 4 है प्लस 1/x की पावर 4 बराबर 47 है, तो यहां से x² प्लस 1/x² हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे? √47 + 2, वैल्यू आ गई 7। अब x प्लस 1/x पे जाना है हमें, 1/x पे, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? रूट पे 7 + 2 मतलब 3।
अब x प्लस 1/x पे हम लोग पहुंच गए, वैल्यू है 3। अब हमें चाहिए क्या, एक्स क्यूब प्लस 1/x³। इसका मतलब क्या होता है, k³ - 3k, मतलब k³, 3 त्रिका 9 त्रिक 27 -3k मतलब 3 × 3, वैल्यू आ गई 18। अपना ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, एक संख्या को 6 और 9 से विभाजित करने पर शेष क्रमशः ए और बी आते हैं। मॉडुलस ऑफ a माइनस बी के कितने अलग अलग मान हो सकते हैं। तो हमें किससे डिवाइड करना है, संख्या 6 से डिवाइड करना है, तब a आता है शेषफल अपना, और जब 9 से डिवाइड करते हैं तो अपना b शेष आता है। तो हम लोग नंबर अगर बनाना चाहें तो नंबर क्या होगी, अगर n मान लिया हमने नंबर को, तो नंबर क्या बनेगी 6। पहले अगर 6 से डिवाइड करके अगर हम लोग बनाना चाहें तो 6 इंटू क्वोशंट पे हमने मान लिया p पहले पे, प्लस a अपना रिमाइंडर, ये नंबर हो सकती है। और वो इसी नंबर को जब हम लोग 9 से डिवाइड कर रहे हैं तो 9 अगर क्वोशंट पे हमने मान लिया इस पे q, और इस पे शेष कितना बच रहा है b। तो हमें ये नंबर मालूम चल गई ये है। अगर हम इसको नंबर को माइनस कर दें, इस पे फर्स्ट इक्वेशन और इसको सेकंड अगर हम लोग माइनस कर दें तो यहां से आ गया 0, और यहां से कितना आ गया 9q - 6p, और आगे कितना आ गया प्लस b माइनस a। तो अगर a माइनस b को इधर ले आए तो बचेगा क्या 9q - 6p, और a माइनस b बराबर आ गया 3q - 3q - 2p। मतलब जो अपना आंसर आएगा, आंसर पे जो इसके a माइनस बी की जो वैल्यू आएंगी वो 3 की मल्टीपल पे आएंगी। और 3 के मल्टीपल कितने आ सकते हैं, क्योंकि जब हम लोग 9 से डिवाइड कर रहे हैं संख्या को, अगर हम संख्या को 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 से 8 तक आ सकता है, इसके ऊपर नहीं जा सकता है। और हमें मालूम है a माइनस बी की वैल्यू 3 का मल्टीपल आएगा, 3 का मल्टीपल। तो 0 से 8 तक कितने 3 के मल्टीपल हैं, या तो 0 हो, या तो 3 हो, या तो 6 हो। तो अपने कितने मल्टीपल आए, 3 मल्टीपल आ गए। तो अपना आंसर कौन सा सही हो गया है, ए। अब अगर इसको डायरेक्ट करना है तो डायरेक्ट मेथड भी हम आप लोगों को बता दे रहे हैं। एक संख्या को 6 और 9 से विभाजित करने पर शेष क्रमशः a और b आते हैं। मॉडुलस ऑफ a माइनस बी के कितने अलग अलग मान हो सकते हैं। तो जब हम लोग संख्या 6 से डिवाइड कर रहे हैं संख्या को, तो जो अपना a शेष आ रहा है इसकी वैल्यू कहाँ तक रेंज हो सकती है इसकी, या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा a, और हमेशा 6 से छोटा होगा। और जब हम लोग 9 से डिवाइड कर रहे हैं तो जब b अपना शेष फल आ रहा है तो या तो b की वैल्यू 0 होगी या 0 से बड़ी होगी, लेकिन हमेशा 9 से छोटी होगी। तो जो अगर हम लोग a माइनस बी की रेंज निकालें, a माइनस बी की रेंज, तो यह तो 0 हो सकती है या 0 से बड़ी होगी, और हमेशा 8 हो सकती है, 8 से छोटी होगी, क्योंकि ये b की वैल्यू अपनी 9 से छोटी है। तो 8 या 8 से छोटी होगी। तो हमें यह मालूम चल गया इसकी रेंज a माइनस बी की रेंज इतनी है। अब हम लोग अगर 6 से डिवाइड कर रहे थे और 9 से डिवाइड कर रहे थे संख्या को, तो इनका एचसीएफ कितना आया 3, एचसीएफ आया 3। तो मतलब आंसर 0 से 8 के बीच पे कितनी ऐसी संख्याएं जो 3 का मल्टीपल है। तो 3 इंटू 0 करेंगे तो वैल्यू 0 आएगी, 3 इंटू 1 करेंगे 3 आएगा, 3 इंटू 2 करेंगे 6 आएगा। तो 0, 3, 6 तीन वैल्यू पॉसिबल है, तो अपना ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। या तो इस क्वेश्चन का एक बहुत ही बेसिक तरीका है, अगर आप लोगों को नहीं आ रहा है अभी भी समझ में, तो आप लोग बताइएगा, हम इसको एक बिल्कुल बेसिक तरीके से आप लोगों को समझा देंगे कि ऐसे इस क्वेश्चन को करना है। निम्नलिखित आंकड़ों के माध्य का माध्य विचलन निकालना है। तो आंकड़े कितने हैं 22, 18, 31, 43, 7, 19, 10, 15, 20 और फिर 15। और टोटल कितने हो गए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, टोटल 10 हो गए। टोटल 10 संख्याएं हैं। योग करते हैं 8 और 10 11, 3 14, 7 21, 9 30, 30 10 40, 4 80, 4 2 6 1 7, 3 10, 4 14, 15 16, 17, 1 18, 2 20, 200 आ गया टोटल इसका। तो एक्चुअल में अपना माध्य कितना आया, टोटल 200 आया, और 10 आया अपनी टोटल संख्या है। तो हम लोग पहले उसका माध्य निकाल लें। माध्य कितना आएगा 200 टोटल आया अपॉन पे 10, मतलब माध्य उसका 20 आ गया, माध्य 20 आ गया। अब माध्य से हमें विचलन चाहिए, तो 22 को जब हम लोग 20 से विचलन देखेंगे
या तो हम लोग पहले लिख लेते हैं 22, 18, 31, 43, 7 और 19, 10, 15, 20 और 15। अब इसको 20 से अगर हम लोग देखेंगे, क्यों? क्योंकि इसमें हम लोग हमेशा पॉजिटिव वैल्यू रखते हैं, मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स बार लिखते हैं। मतलब इसका क्या होता है, एक्स जो अपनी वैल्यू है और एक्स बार अपना ये होता है उसका माध्य। तो x अपने 22 है और मॉड ऑफ x माइनस एक्स बार करेंगे, वैल्यू आएगी 2, क्योंकि हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आएगी, मॉड से हम लोग लिखते हैं। यहाँ पे कितना आएगा 2, यहाँ पे 11, यहाँ पे 23, यहाँ पे 13 और यहाँ पे 1, यहाँ पे 10, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 0 और यहाँ पे 5। ये मॉड ऑफ x माइनस एक्स बार आ गए। अब ये माध्य का जो विचलन आया है ये कितना आया, इसका पहले टोटल करते हैं, टोटल इसका निकालते हैं कितना आया। टोटल वैल्यू इसकी निकालते हैं, 2 2 4 1 5 5 3 8 8 3 11 11 1 12 12 10 22 2 हासिल 2 1 3 3 2 5 5 1 6 6 1 7 72 आ गया। ये तो टोटल आ गया विचलन, लेकिन जब माध्य विचलन हमें निकालना है माध्य से, तो अपान पे टोटल संख्या कितनी है 10 से डिवाइड कर देते हैं, वैल्यू कितनी आ गई 7.2। 7.2 अपना डी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में ए बी और सी डी क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर लंबाई की दो समांतर जीवाएं हैं। ठीक है, यदि जीवाएं केंद्र के एक ही तरफ हैं तो उनके बीच की दूरी हमें निकालनी है। तो अगर ये अपना एक सर्कल है, अब इसमें बोला क्या है, ए बी और सी डी दो जीवाएं हैं, तो ए बी की वैल्यू 8 है, तो मतलब ये सी डी से ऊपर होगी, तो ए बी यहाँ पे लिख लिया और सी डी यहाँ पे लिख लिया। सी डी और दो समांतर हैं, ये दोनों समांतर जीवाएं हैं एक दूसरे की, और इसकी वैल्यू ऊपर ए बी की 8 सेंटीमीटर है और सी डी की 6 सेंटीमीटर है। और त्रिज्या इसकी कितनी है, त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। तो अगर त्रिज्या से इन जीवाओं पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो वो 90 डिग्री तो बनाएगा ही बनाएगा, साथ में इनको डिवाइड भी करेगा आपस में बराबर बराबर भागों में, ये भी डिवाइड होंगी बराबर बराबर भागों में। तो जब ए बी की वैल्यू 8 सेंटीमीटर है, तो जो यहाँ से इस पॉइंट तक की वैल्यू कितनी आएगी 4 सेंटीमीटर, और सी डी की वैल्यू 6 है, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की वैल्यू 3 आएगी। अगर इसको भी इससे मिला दें तो जो 5 आया है अपना ट्रिपलेट, अब हम लोग चेक कर रहे हैं, इस वाले पे देखिएगा ट्रिपलेट, इस वाले पे 5 है हाइपोटेनस, 4 है बेस, तो 3 आ गई इसकी हाइट। अब इस वाले पे देखिएगा ट्राइंगल पे, ट्रिपलेट से इस वाले ट्राइंगल पे 5 तो इसकी त्रिज्या है ही है, साथ में 3 बेस आ गया, तो हाइट कितनी आ गई, इतनी टोटल 4। तो इतनी हाइट आई है 3, टोटल हाइट 4 आई, तो ये बची कितनी, दोनों जीवाओं के बीच की दूरी 1 यूनिट, 1 सेंटीमीटर, अपना एक करेक्ट आंसर आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, एक कॉलेज की छमाही परीक्षा में भौतिकी में 48% छात्र उत्तीर्ण हुए, 42% छात्र रसायन विज्ञान में उत्तीर्ण हुए और दोनों विषयों में 10% छात्र उत्तीर्ण हुए। दोनों विषयों में असफल हुए छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करना है। तो हम लोग ऐसे क्वेश्चंस को वेन डायग्राम से सॉल्व करते हैं। एक तरफ हम लोगों ने लिख लिया भौतिकी फिजिक्स वाले, एक तरफ रसायन केमिस्ट्री वाले। अब बोला क्या है, भौतिकी में 48%, फिजिक्स में 48% पास हुए हैं और 42% केमिस्ट्री में, और टोटल 10%, दोनों में 10% पास हुए। तो अगर 10% यहाँ पर पास हो गए तो यहाँ पर इस वाले भाग पे कितने बचे, 48 में 10 घटाएंगे वैल्यू आएगी 38। अब रसायन में टोटल 42 थे, 10 तो भौतिकी में भी पास हुए हैं और रसायन में भी, तो केवल रसायन वाले कितने आ गए 32। अब टोटल कितने पास हुए यहां से हम लोग निकाल सकते हैं, टोटल पास हम लोग निकाल सकते हैं। टोटल पास कितने आ गए 38 और 32 आ गया 70, 10 80, 80 टोटल पास आ गया। तो जो अपना ये होता है सैंपल वाला स्पेस, इसके बाहर जितनी वैल्यू आएगी वो अनुत्तीर्ण वाले होंगे। तो 80 तो यहां से आ गया, तो 100 होता है टोटल 100%। तो 20 यहां पर बचेंगे और 20 अपने अनुत्तीर्ण नहीं हुए। तो विषयों में, दोनों विषयों में असफल हुए छात्रों की संख्या कितनी आ जाएगी परसेंटेज पे 20। ये अपना करेक्ट आंसर आ गया। ओके, थैंक यू। आज से हमारे यूपीएसआई के सभी सेट और टॉप 50 क्वेश्चंस हम लोग डील कर चुके हैं। आपके एग्जाम के महज 5 दिन बचे हुए हैं, तो आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आप रिवीजन पे टाइम देना चाहिए। और इसी वजह से आज से हम लोगों ने अपने मैथ के पूरे सेक्शन कंप्लीट करके अपना एंड कर दिया है, सेट का भी सेक्शन और टॉप 50 क्वेश्चंस का भी। तो इन जो क्वेश्चन आज कराए गए हैं, इनको आप लोगों को एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, बार बार देखना है। अगर किसी क्वेश्चन पे कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं,
हम लोग आपका इशू तुरंत रिजॉल्व करेंगे। आपके एग्जाम के लिए आप लोगों को बेस्ट विशेष। आई होप हमारा लोगों का ये मटेरियल आप लोगों के एग्जाम में बहुत बेनिफिशियल साबित होगा। ओके, थैंक यू।